नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अभी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। और से बड़ी खबर, जहां अमरगढ़ वाटरफॉल में रेस्क्यू सफल हुआ। नदी में फंसे 5 लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नदी में तेज बहाव के बीच एक परिवार फंस गया था। भोपाल से पिकनिक मनाने यहां पर परिवार पहुंचा हुआ था और ये तस्वीरें आप देखिएगा। सीहोर से ये बड़ी खबर, अमरगढ़ वाटरफॉल में रेस्क्यू सफल रहा। नदी में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया। नदी में तेज बहाव के बीच यहां पर परिवार फंस गया था। भोपाल से पिकनिक मनाने परिवार गया हुआ था। रवि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े। रवि, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, सीहोर जिले के साधन के पास अमरगढ़ झरने का इस समय नदी में जो बहाव दे अशोक महेश्वरी एयरपोर्ट रोड पर जो रहते हैं वो अपने परिवार के साथ अमरगढ़ झरने पर आज पिकनिक मनाने गए थे। उसी समय अचानक झरने का पानी का बहाव तेज बढ़ गया और नदी में जो बहाव था वो ज्यादा हो जाने के कारण पूरा परिवार नदी के उस तरफ फंस गया। प्रशासन का लगातार रेस्क्यू 3 घंटे से अधिक समय तक चला और प्रशासन ने पूरे परिवार को सकुशल वापस बाहर निकाल लिया है। जी, कभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि भोपाल से परिवार पहुंचा था, क्या अब इस घटना के बाद प्रशासन ने वहां पर ऐसे कोई बोर्ड लगाए हैं या फिर पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोग जो हैं इनके बीच ना जा सके, दोबारा इस तरह की घटना ना हो? देखिए, लगातार हर वर्ष अमरगढ़ झरने का जो है लोग लुत्फ उठाने के लिए वहाँ पहुंचते हैं और अक्सर हर परिवार वहाँ पे, पिछली बार भी करीबन 2 परिवार वहाँ फंसे। तो 8 दिन पहले भी कुछ युवक जो थे पिकनिक मनाने आए थे, 3 दोस्त, वो भी वहाँ पे फंस गए थे। इसके बाद भी प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया है कि जो लोग वहाँ तक नहीं पहुंच पाए। ना कोई बेनिफिट किया है, ना किसी प्रकार के कोई पुलिस जवान को या किसी को लगाया जिससे कि लोग वहाँ तक न पहुंचे। जी, तो अभी क्या स्थिति है मौके पर? देखिए, मौके पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हुए हैं। पूरी एनडीआरएफ की टीम मौके पर ही थी, लगातार सर्चिंग चल रही थी और एनडीआरएफ की टीम ने सफलता पाई है। इन 5 लोगों को लगातार देर रात हो जाने का, अंधेरा होने के कारण हुई, जिसके कारण फिर भी एनडीआरएफ की टीम ने सकुशल इन 5 लोगों को बाहर निकाल लिया है। जी, कभी हर साल हम देख पाते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है। ऐसे में लोगों को भी पूरी तरह से सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है और इस तरह से खास करके इस तरह के इलाकों में जब वो जाएं तो पूरी तरह से सावधानी बरतें, सतर्क रहें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और सावन थाने की टीम तो बाकी लोकल के जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो अमरगढ़ वाटरफॉल में रेस्क्यू सफल रहा। एक परिवार नदी में तेज बहाव के बीच फंस गया था। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। भोपाल से पिकनिक मनाने के लिए परिवार गया था, लेकिन राहत की बात यह कि रेस्क्यू सफल रहा। इस परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बढ़ते आगे, अगर आप मैट्रिमोनी साइट में बिना जांचे परखे रिश्ता तलाश रहे हैं तो सावधान हो जाएं, आप बड़ी ठगी और धोखे का शिकार हो सकते हैं। रायपुर में कुछ ऐसा हुआ। यहां एक तलाकशुदा कारोबारी को एक मैट्रिमोनी साइट से शादी करना महंगा पड़ गया। दरअसल कनाडा में रह रही उसकी बहन ने कारोबारी के लिए एक तलाकशुदा महिला के साथ रिश्ता तलाशा और रायपुर आकर आनन फानन में उसकी शादी भी करा दी। महिला की एक पहले से ही 12 वर्षीय बेटी थी और पीड़ित कारोबारी का ये आरोप कि संबंधित महिला ने शादी के तुरंत बाद अलग रहकर हर माह उसे 20 से 25 हजार रुपये वसूले। जैसे तंग आकर जब कारोबारी ने पता किया तो जानकारी मिली कि संबंधित महिला 3 शादी कर चुकी है और उन सभी के परिजनों से लाखों रुपए ऐड भी चुकी है, जिसको लेकर कारोबारी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस शादी के नाम पर सक्रिय ठग गैंग की तलाश में जुट गई है। के साथ भी इसने फ्रॉड किया, 2 नंबर वाले को भी इसने वैसे फ्रॉड किया। ये 3 नंबर अपन, हालांकि ये शादी अमान्य माना जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 3 नंबर पर इसके साथ भी ऐसा किया। हो सकता है ये और भी कई लोगों से फ्रॉड करे। इसमें माननीय न्यायालय की तरफ से एफआईआर दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके तहत हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अगर उसमें और भी आरोपी होंगे तो उनके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जाए। रायपुर के तेलीबांधा में कारोबारी के ऑफिस के बाहर हुए शूटआउट मामले में पुलिस 6 शूटरों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया। सभी 6 आरोपी कहां के हैं, कैसे गोलीबारी की पूरी इस यहां पर प्लानिंग हुई, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें किसी आम आदमी की तस्वीरें नहीं, बल्कि 10 दिन पहले राजधानी में दिन दहाड़े हुए कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूटआउट करने वाले मास्टरमाइंड और उनके सहयोगी की है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि अमन साव ने गिरफ्तार पंजाब के गैंगस्टर अमनदीप वाल्मीकि को कारोबारी के रायपुर तेलीबांधा स्थित ऑफिस के बाहर शूटआउट की सुपारी दी थी। पुलिस के मुताबिक लोहारदगा झारखंड से गिरफ्तार शहीद अली ने दोनों शूटरों के बैंक खातों में पैसा डलवाया था।
इतना ही नहीं, गैंग के सिरसा हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी रवि कुमार सेन और लक्ष्मण दास बाजीगर ने दोनों शूटरों को वारदात से पहले 2 फर्जी सिम उपलब्ध कराई थी, जिसके बाद शातिर बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एक पीआरए कंपनी के ऑफिस के सामने कार पर गोली चली थी। इसमें मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया था और जो फायरर है उनकी पता तलाश की जा रही थी। 6 लोगों को हमने पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले बाइक लाने वाले संदीप और शाहिद अली को पकड़ा, जिनसे कड़ाई से पूछताछ की, जिससे पूरी कड़ियां खुलती गई। बिना पहचान बताए पुलिस इस बात का दावा भी कर रही है कि कारोबारी के ऑफिस के बाहर गोली चलाने वाले दोनों मुख्य शूटरों की शिनाख्त कर ली गई है और जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें जो मुख्य फायरर है उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसके लिए टीम लगी हुई है। फिलहाल पुलिस ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले वारदात में शामिल गैंगस्टरों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में गैंगस्टरों की बढ़ती सक्रियता आने वाले दिनों में प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से पूछताछ करने कोतवाली पुलिस सेक्टर 5 स्थित निवास पहुंची। बलौदाबाजार के ASP सिटी अभिषेक सिंह और थाना प्रभारी टीम के साथ भिलाई नगर विधायक के घर पर पहुंचे, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव घर पर नहीं मिले। वे पूर्व नियोजित पारिवारिक काम से प्रदेश से बाहर थे। 3 दिन पहले पुलिस ने देवेंद्र यादव के निवास के बाहर बयान के लिए नोटिस चस्पा किया था और इस मामले में पुलिस ने मीडिया को कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। ग्वालियर में फिल्मी स्टाइल में एक नाबालिग वन स्टॉप सेंटर की बालिका गृह से आधी रात को 6 नकाबपोशों के साथ भाग निकले। नकाबपोश सेंटर के पीछे की दीवार पार कर अंदर दाखिल हुए। इसके बाद सो रही महिला गार्ड के पास टेबल पर रखी चाबी को डंडे की मदद से बाहर निकाला, फिर मेन गेट खोलकर लड़की को रात के अंधेरे में भगा ले गए। जब यह घटना हुई, मेन गेट पर 3 गार्ड तैनात थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। लड़की के भागने का पता अगले दिन चला। नाबालिग और आरोपियों की कोई जानकारी नहीं मिलने पर पुलिस ने देर शाम मामला दर्ज कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में लड़की को नकाबपोश युवक का हाथ पकड़कर निकलते देखा गया। इंदौर के पंजाब नेशनल बैंक में लूट की घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस वारदात के बाद बैंक के सुरक्षा नियमों पर भी बड़ा खुलासा हुआ, जिससे पुलिस और आम जनता दोनों ही परेशान है। दरअसल इंदौर में कई ऐसे बैंक हैं जिनमें सिक्योरिटी गार्ड रखने के लिए बैंक की पॉलिसी में कोई नियम नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से इस पर इंदौर पुलिस सभी बैंक मैनेजर को पत्र लिखने वाली है। सिक्योरिटी गार्ड्स की एक जो उनको लाइसेंस मिलता है उसका एक पूरी प्रक्रिया है जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसीज़ हैं उनके लिए, और गार्ड एजेंसीज़ जो हैं वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर कर रही हैं उसके लिए ज़रूर अब हम लोग और क्या इसमें प्रक्रियात्मक चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। खरगोन पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया। लुटेरी दुल्हन का पति उसका भाई बनकर शादी करवाता था और रुपए ऐंठने का काम करता था। युवती की मां ने जब अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई तब जाकर पता चला कि आरोपी के राजस्थान के टोंग निवासी एक युवक से 2 लाख रुपए लेकर युवती की शादी करवा दी गई। पुलिस ने युवती के पति से पूछताछ की तो सारा खुलासा हो गया। राजस्थान के जो टोकर कस्बा है वहाँ के एक दीपक कर को उसको नकली शादी कराई थी और नकली शादी के एवज में उससे 2 लाख रुपए प्राप्त किए थे इन लोगों ने। एक्सीडेंट का बहाना बना के महिला को वापस ले आए थे। महिला के पति जो कि वहाँ पर भाई बनकर गया था उसको और महिला को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी पर प्रशासन की मदद से प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दमन का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की बात कही और कानून के उल्लंघन के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी से लेकर न्यायालय तक जाने की बात की। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रशासन के द्वारा दमन कर रही है। तो नियम है, कानून है। जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। मोहन भैया भाषण दे रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। इतनी इन्वेस्टर मीट का असर क्या हुआ रोजगार को लेकर?
इनको भाषण देना है, सूट पहनना है, अच्छा मंच सजाना है और आप लोगों को विज्ञापन देना है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश भर के स्कूलों में सोमवार को गुरु पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं और इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु को भगवान माना जाता है। बीजेपी सरकार ने गुरु पूर्णिमा को एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चे इस दिन के महत्व को समझें, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना कि सरकार बिना शिक्षा मंत्री के चल रही है, पूरा शिक्षा विभाग भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसे भी गुरु शिष्य की जो एक परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ परंपरा के रूप में जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता के पहले गुरुओं का पूजन किया जाता है। तो मुझे लगता है एक अच्छा निर्णय बीजेपी की सरकार ने लिया है और इसका एक अच्छा प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में मनाते आ रहे हैं। ये सरकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, गुरु पूर्णिमा मनाने से पहले सरकार के पास कोई शिक्षा मंत्री है ही नहीं। शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। कहीं तो छतों से पानी टपक रहा है, छतें गिर रहे हैं, दीवारें गिर रही है और बच्चों को मिड डे मील तक नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश में डायरिया, मलेरिया सहित दूसरी बीमारियों से हो रही मौत के मामले में अब राजनीति हो रही है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कांग्रेस ने कवर्धा में बैगा आदिवासी की मौत और बलौदाबाजार हिंसा को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कवर्धा के सोनवानी गाँव में 5 बैगा आदिवासी की मौत भी डायरिया से हुई, लेकिन सरकार मौतों को छिपाने की कोशिश कर रही है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पूर्व मंत्री शिव डायरिया ने कहा कि बलौदाबाजार में राज्य सरकार की लापरवाही के कारण घटना हुई। बस्तर, सरगुजा, जसपुर, कवर्धा आदि क्षेत्रों में लगभग 11,000 लोग डायरिया से तथा 22,000 लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। आदिवासी क्षेत्रों में पिछले 10 दिनों में डायरिया से 10 से अधिक मौत हुई है। बीएसएनएल जबलपुर में अपनी संपत्तियां बेचने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए ऑनलाइन बोली लगना भी अब शुरू हो गया है। बीएसएनएल ने अपनी इन संपत्तियों की कीमत करीब 1,700 करोड़ रुपए रखी। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से जमीन का अधिग्रहण करके 1955 के दौरान 70 एकड़ जमीन पोस्टल और टेलीग्राफ विभाग को दी थी, लेकिन टेलीग्राफ फैक्ट्री ने इसमें से एक बड़ा हिस्सा बीएसएनएल को हस्तांतरित कर दिया था, जबकि राज्य शासन की ओर से बीएसएनएल को भूमि आवंटित नहीं की गई थी। इस जमीन में 26.41 एकड़ भूमि शासन के घास मत की रही और इसी जमीन को जिला प्रशासन की ओर से शासन के नाम वापस दर्ज कराने के लिए बीएसएनएल के जीएम को नोटिस दिया गया। अब बीएसएनएल की ज़मीन के एक्चुअली 2 इशू हैं। एक हमारा भी ऑलरेडी इसमें जो 70 एकड़ की ज़मीन है यहाँ पे, इसमें से करीब 26 एकड़ की ज़मीन जो है मध्य प्रदेश शासन के नाम से हम लोग दर्ज कर चुके हैं। तो आपस में यदि किसी भी तरह का ज़मीनों के मामले में किसी अन्य किसी उस पर यदि किसी तरह का कोई विवाद यदि उत्पन्न हो रहा है, उसके संबंध में बातचीत करके उसको निपटाना हमेशा बेहतर होता है। पॉलिसी के तहत ये लोग बेचने का इसका विचार कर रहे हैं, तो ये इसकी कानूनी स्थिति है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को इंदौर पहुंचे और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से उतरकर गुरुजन, प्रबुद्धजन और शिक्षकों का स्वागत सम्मान किया। उन्होंने कहा कि कुलपति को कुलगुरु कहने की नींव इंदौर में ही पड़ी। सरकार ने कुलपति के नाम बदलकर कुलगुरु किए। उसी भाव को लाने के लिए गुरु पूर्णिमा पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। देवी अहिल्या का यही प्रांगण है जहां हमने ये निर्णय किया था, ये विचार किया था कि कुलपति का नाम बदल करके कुलगुरु करें। कई कारणों से, उसमें से एक बड़ा कारण इंदौर में मेरे यहाँ रहने का भी था। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि जब मैंने विचार किया तो मैं उच्च शिक्षा मंत्री, और जब परिणति हुई तब मैं मुख्यमंत्री हो गया। गुरु पूर्णिमा पर राजधानी भोपाल के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। यहां भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण के साथ ही भंडारा चल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के महंत से आशीर्वाद ले रहे हैं और मंदिर में गुरु शिष्य परंपरा के दिव्य दर्शन का लाभ मिल रहा है। गुरु पूर्णिमा
पूर्णिमा के अवसर पर सभी शिष्य अपने गुरुओं के सम्मान में कई सारे आयोजन कर रहे हैं। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी इसी तरीके का आयोजन जो है वो राजधानी में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से इस पूरे आयोजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मंदिर में लोग दर्शन करने तो लोग पहुँच ही रहे हैं, इसके साथ ही अपने गुरु को प्रणाम करने भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके जिस तरीके से देखिए कि भजन कीर्तन यहाँ पर लोग जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ पर भगवान बजरंगबली के दर्शन करने पहुँच रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पर मंदिर के महंत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि मंदिर के महंत को वो अपना गुरु मानते हैं और उसी के चलते यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने पहुँच रहे हैं। वहीं दूसरा आयोजन यहाँ पर भव्य तरीके से भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर हो रहा है और जिस तरीके से देखिए बड़ी संख्या में लोग जो हैं इस भंडारे में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे आयोजन की अगर बात करें तो लगातार इस तरीके का आयोजन कई वर्षों से इस हनुमान मंदिर में लगातार हो रहा है। और महंत जी हैं, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। महंत जी, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इस पे आपके शिष्य बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, तमाम सारे आयोजन यहाँ पर हो रहे हैं। किस तरीके से देखें गुरु शिष्य की परंपरा क्या रही? गुरु परंपरा शिष्य जो है ये अनादिकाल से है और इसके बिना ये जग नहीं चल सकता है। कैसे देखें इस गुरु शिष्य परंपरा? गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। गुरु यदि नहीं है मनुष्य का तो ना तो पूजा लगेगी, ना पाठ लगेगा, ना दान लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और गुरु अगर है तो शिष्य जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा अच्छे रास्ते पर चलेगा। परंपरा का जो भान है लोगों को कराने का एक बड़ा आयोजन है और इस आयोजन से लोगों में गुरु शिष्य परंपरा का भान भी होता है, लोगों को इस बारे में जानकारी भी लगती है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। तो रविवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया, जिसका नज़ारा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा के मौके पर भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के संदीपनी आश्रम में गुरु संदीपनी की पूजा की गई। बच्चों ने स्लेट पर लिखकर भगवान से उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं खंडवा के दादाजी धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। शहर में जगह जगह भंडारा का आयोजन हुआ और मुरैना के एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक 1 में छात्रों ने शिक्षकों का पूजन किया। इसके साथ ही छतरपुर के बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लिया। दतिया के शक्तिपीठ पीताम्बरा और पंडुखर धाम में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, पूजा की। तो अपनी ओजस्वी शैली से दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाने वाले आचार्य रजनीश के जबलपुर आश्रम में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही। गुरु शिष्य परंपरा के पर्वों पर गुरु पूर्णिमा को मनाने दूर दूर से ओशो के अनुयायी ओशो की साधना स्थली पहुंचे। यहाँ उन्होंने सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली और फिर ध्यान में लीन होकर अपने गुरु को याद किया। तो कोई पेड़ के नीचे बैठकर साथियों के साथ ओशो के दिए हुए संदेशों में खोया दिखा। कार्यक्रम के दौरान सभी शिष्य एक साथ मिलकर गुरु की भक्ति में लीन होकर झूम कर नाचे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ओशो का डायनेमिक ध्यान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें हर शिष्य शामिल होकर अपने गुरु से संवाद कायम करने की कोशिश करता है। तो वहीं गुरु पूर्णिमा पर होने वाली संन्यास दीक्षा में लोग दुनिया का मोह छोड़कर संन्यास लेते हैं। गुरु का जीवन में, हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। आध्यात्मिक गुरु से जुड़ के हम इस भवसागर को पार करके और पूर्णता को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो है जीवन में हर मनुष्य के गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और गुरु तो बहुत होते हैं मगर ओशो जो है सद्गुरु हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज गुरु पूर्णिमा है और हम लोग गुरु पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं। आयोजन जैसे कि सक्रिय ध्यान सबसे पहले सुबह शुरू हुआ। सक्रिय ध्यान से हम लोगों ने ओशो को अपने प्रणाम अर्पित किए। ओशो की लीला में हम लोग झूमना शुरू किया और बाकी के दिन भर सारे जो दैनिक ध्यान होते हैं वो सारे ध्यान दैनिक रूप से चल रहे हैं और उत्सव मनाते हुए हम लोग वो ध्यान कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जांजगीर के चापा स्थित ओशो मधुबन में 5 दिनों से चल रहे ध्यान शिविर का समापन हो गया। इन 5 दिनों में ध्यान शिविर में 15 राज्यों के ओशो के अनुयायी पहुंचे, जहां 15 अनुयायियों को दीक्षा दी गई। ध्यान शिविर में पहुंचे ओशो अनुयायियों ने कहा कि ओशो से जुड़कर उन्हें बड़ा लाभ हुआ। और यहाँ आकर के हमें इतना अच्छा लगा, हर कुछ का, सब कुछ का सुविधा भी मिला है।
और बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती थी कि मुझे करना क्या है, लेकिन ओशो ने हमें जो आने वाला जीवन हमारा बहुत खूबसूरत बना दिया है। ओशो को मैं बचपन से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसा लगता है ओशो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, मेरा जीवन है पूरा। गुरु का आना मेरे जीवन में ऐसे हैं जैसे परमात्मा का आगमन हुआ। जो भी लोग पूरे लगभग 15 प्रांत से लोग आए हुए हैं। आज के मनुष्य को जो चाहिए, जो ध्यान की टेक्निक, 21वीं सदी की टेक्निक, जिससे मनुष्य चिंताओं से मुक्त होकर एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सके, वो टेक्निक यहाँ पे हम सिखाते हैं। देश में हर साल सड़क हादसों के दौरान वक्त पर ब्लड न मिलने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है, जिसे सबक लेकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेकाहारा अस्पताल के सभागार में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। डोनेशन कैंप में राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए, जहां उन्होंने इस कैंप के लिए आयोजकों को बधाई दी। यातायात पुलिस की एआईजी संजय शर्मा ने बताया कि हर साल देश में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों के बाद समय पर ब्लड नहीं मिलने की वजह से हो जाती है, जबकि पिछले साल छत्तीसगढ़ में 6000 लोगों की मौत ब्लड की कमी से हुई। उन्होंने कहा कि इस मेगा कैंप से सड़क हादसों में घायल लोगों को समय पर ब्लड मिल जाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सभी को पता है कि रक्तदान महादान है, ये अत्यंत पुण्य का काम है। क्लब के द्वारा आज जो आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से जरूरतमंदों को इसका बड़ा लाभ होगा। वर्षाकालीन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। सरकार की पूरी तैयारी है विपक्ष के हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जनहित के हर एक मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए भी तैयार है और विपक्ष के हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तैयार है। रक्तदान के इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इकलौता उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक लोगों की जीवन रक्षा करना चाहते हैं। हमारा विनम्र प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति इलाज और रक्त की कमी के कारण में मृत्यु कारित ना हो, और इसीलिए एक विनम्र प्रयास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।